हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सबका। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और इसी क्रम में एक बार फिर से मैं साइंस पेडागोजी की क्लास के साथ उपस्थित हो चुका हूं और ये क्लास है पार्ट 2 पेडागोजी से संबंधित। ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की है और आज कुछ बाकी के कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर आगे और भी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कई पार्ट्स में बांट करके पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वो साइंटिफिक मेथड के ऊपर हमारी बातचीत चल रही थी। और हमने देखा था कि साइंटिफिक मेथड के जरिए ही हमारे पास साइंस की कोई थियरी या साइंस का कोई सिद्धांत जो है ये आता है, ऐसे हमने बात की थी। क्योंकि ऑब्जर्वेशन से इस कहानी की शुरुआत होती है, फिर हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, लॉ एंड देन थ्योरी, है ना। सो बेसिकली थ्योरी जो है ज्ञान का एक ऑर्गेनाइज, आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज स्वरूप है ना। और यहां तक पहुंचने के लिए बहुत जतन किए जाते हैं, तब जाकर के कोई थ्योरी बनता है। और इवन उस थ्योरी में भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। तो साइंस से संबंधित इस थ्योरी को हम लोग क्या बोलेंगे? साइंटिफिक थ्योरी, है ना, वैज्ञानिक सिद्धांत बोलेंगे। ऐसे में अगला टारगेट हमारा बन जाता है कि साइंटिफिक थ्योरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ ले। ज्ञान का जो एक तरीके से ऑर्गेनाइज स्वरूप है साइंटिफिक थ्योरी, किसी भी घटना के संदर्भ में अगर ये व्यवस्थित रूप से तर्क के आधार पर घटनाओं का विवेचन करता है, तो फिर इसके कुछ लक्षण होंगे ना साइंटिफिक थ्योरी के। तो इसी के ऊपर अभी फिलहाल चर्चा करेंगे। तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? ऑर्गेनाइज नॉलेज का एक तरीके से एग्जाम्पल है। और एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक विश्व के एक निश्चित पहलू की एक अच्छी तरीके से स्थापित व्याख्या को संदर्भित करता है। जैसे अगर हम वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं, किसी चीज को हम होता हुआ, एक घटना को होता हुआ देखते हैं, हमारे लिए वो ऑब्जर्वेशन है, तो उसके पीछे के कारण को जानने का हम प्रयास करते हैं और उसी क्रम में हम कुछ अनुमान लगाते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं। और वो अनुमान सही है या गलत है, उसके जानकारी के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। और कई सारे एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो अल्टीमेटली हमें पता चलता है कि हमारा अनुमान सही है या गलत है। और फिर जाकर के जैसे एक्सपेरिमेंट के नतीजे आते हैं, उससे लॉ बनते हैं और आगे यही थियरी वगैरह का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है ना। सो बेसिकली लॉ और थ्योरी में बुनियादी फर्क भी है ना, नियम और सिद्धांत में बुनियादी फर्क भी है। ऑल्दो दोनों ज्ञान के व्यवस्थित पहलुओं की तरफ संदर्भित करता है। सो साइंटिफिक थ्योरी, अभी फिलहाल हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। सो साइंटिफिक थ्योरी रेफर्स टू अ वेल स्टेब्लिश्ड एक्सप्लेनेशन, कीवर्ड क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये व्याख्या करता है, क्या है से ज्यादा क्यों के ऊपर बात करता है। विच अक्वायर्ड थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो ये आया कैसे है? साइंटिफिक थियरी आया है साइंटिफिक मेथड से। क्योंकि पिछले क्लास में भी हमने बात की थी, यहां तक पहुंचने के लिए ये सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ना। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि ये एक तरीके से व्याख्या से संबंधित है, स्थापित व्याख्या के कॉन्सेप्ट, किसी भी पहलू के, किसी भी घटना के स्थापित व्याख्या से संबंधित है। और इसे प्राप्त कैसे किया जाता है? वैज्ञानिक विधि की प्रक्रियाओं को पालन करते हुए हम सिद्धांत तक पहुंचते हैं। तो साइंटिफिक मेथड से यहां तक पहुंचा जाता है और उचित एविडेंस या उचित साक्ष्य के साथ प्रयोग और अवलोकनों द्वारा या अवलोकन द्वारा पूरी तरीके से परीक्षण और पुष्टि की जाती है। सो बेसिकली साइंटिफिक मेथड से अगर ये प्राप्त होती है ये जानकारियों का समूह, साइंटिफिक थ्योरी, तो दैट थ्योरी इज बीन कंफर्म बाय द एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन विद द प्रॉपर एविडेंस। हर चीज का अपना एक एविडेंस होता है, तब जाकर के वो थ्योरी के रूप में हमारे सामने आता है। तो साइंटिफिक थ्योरी ज्ञान के एक पहलू को बताता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है? पहली बात तो ये कि विज्ञान में सभी प्रक्रियाएं एक विशिष्ट उद्देश्य से की जाती है। एवरी प्रोसेस, चाहे ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंट हो, लॉ हो, थियरी हो, जितने भी प्रोसेस है ना, एक खास पर्पज से, खास उद्देश्य से पूरी की जाती है ना। तो साइंटिफिक थियरी के भी अपने विशेष उद्देश्य है। विज्ञान में सभी प्रक्रियाओं का अगर एक विशिष्ट उद्देश्य है, तो हाइपोथेसिस का भी उद्देश्य है, लॉ का भी उद्देश्य है, थियरी का भी उद्देश्य है। विश्वसनीय और वैलिड तरीकों से एविडेंस एकत्र किए जाते हैं इसमें,
और विभिन्न वेरिएबल्स को नियंत्रित करके उनकी गहन जांच पड़ताल की जाती है, तब जाकर के हमारे सामने कुछ चीजें खुलती है, परत खुलती है। तो यस ऑफ कोर्स इसका अपना पर्पस होता है। गहन छानबीन के आधार पर लंबे समय के प्रोसेसेस के बाद सिद्धांत का स्वरूप हमारे सामने आता है। तो ये इसका एक फीचर ही तो है ना। तो क्या क्या कीवर्ड यहां से निकलता है कि इसके अपने कुछ पर्पस होते हैं, ये एविडेंस पे आधारित होते हैं, रिलायबल वैलिड मेथड को फॉलो करके बनाया जाता है ना। सारी चीजों को ध्यान में रख करके थ्योरी का डिजाइन तैयार होता है और ये वैलिड होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी अगर बात करें तो पहला फीचर हो गया। दूसरी अगर बात करें तो बिना उचित प्रमाण के प्राकृतिक घटनाओं के बारे में रैंडम अनुमान को वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है। रैंडम गेसेस अबाउट नेचुरल फेनोमेना कि अगर बारिश हो रही है और अनुमान लगा लिया कि शायद इस कारण से बारिश हो रही है, दैट इज नॉट द थ्योरी। ऊपर से जैसे फल टूट के नीचे गिर रहा है और आपने कोई अनुमान लगा लिया कि ऐसे ही गिर रहा होगा, कोई और कारण है, या कोई एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किया, आपके पास एविडेंस नहीं है उसके नीचे गिरने का, रीजन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो रैंडम गेसेस से नेचुरल फेनोमेना का रैंडम गेस अगर आप करेंगे कि इस कारण से बारिश हो रही है, इस कारण से सूरज निकल रहा है, इस कारण से गर्मी लग रही है, और उसका कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, देन वो थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ अनुमान है। ए रैंडम गेसेस इज नॉट द साइंटिफिक थ्योरी। तो इससे हट करके, है ना। तो दूसरा फीचर है सिर्फ नेचुरल घटनाओं के अनुमान से संबंधित तो ये नहीं हो सकता है। प्रॉपर साइंटिफिक थ्योरी डेवलप होता है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो दूसरा फीचर यही है कि ये सीधा गैस नहीं है। ओके, एक तीसरी की बात करें, एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रकृति में उपलब्ध कारणों और प्रमाणों के साथ अवधारणाओं की व्याख्या करता है। बार बार इसमें एक्सप्लेनेशन शब्द का जिक्र किया जाता है। सो बेसिकली व्हाट वी कैन से दैट साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट, explain the concept is the keyword, explanation along with the reason and proofs which are available in nature। तो ये पूरी घटनाओं को वर्णित करता है, एक्सप्लेन करता है कि चीजें क्यों हो रही है, और उसके साथ साथ एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ, इन सब चीजों के साथ। तो इसीलिए ये अवधारणाओं की व्याख्या से संबंधित है। किसी भी प्राकृतिक घटनाओं का, जैसे सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, बारिश का होना, बर्फ का जमना, पानी का उबलना, ये जितनी भी घटनाएं, ऊपर से किसी चीज को नीचे गिर जाना विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, इन सब की व्याख्या करता है अलॉन्ग विथ प्रूफ के साथ, है ना। तो ये इसका एक तीसरा फीचर हो जाता है ना। यानी तीन फीचर की बात हमने की। एक विशेष उद्देश्य से साइंटिफिक थ्योरी को डिजाइन किया जाता है जिसमें एविडेंस, प्रूफ जैसी चीजें महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ रैंडम गेस नहीं है प्राकृतिक घटनाओं का, ये पूरी तरीके से घटनाओं का धारणाओं के आधार पर अवधारणाओं के साथ जोड़ करके उसकी व्याख्या करता है, और वो भी प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया, नंबर 3 हो गया। चौथा फीचर अगर साइंटिफिक थ्योरी की हम बात करें तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत हमारे लिए एक ज्ञान के सत्य स्रोत के रूप में अभी है। अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया या फिर रदरफोर्ड का सिद्धांत हो गया, कोई भी सिद्धांत आप जब पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए सत्य के रूप में उपलब्ध है, लेकिन ये तब तक सत्य है जब तक कि किसी ने इसको गलत साबित नहीं किया है। आवश्यकता पड़ने पर अगर नई जानकारियों का संदर्भ खुलता है तो कई बार एग्जिस्टिंग साइंटिफिक थ्योरी में बदलाव संभव है, वो गलत सिद्ध हो सकता है, बिल्कुल। तो एक वैज्ञानिक सिद्धांत तब तक सही है जब तक कि उसे किसी ने गलत साबित नहीं किया है, या गलत सिद्ध करने के लिए कोई अन्य प्रमाण नहीं दिया है। आज के टाइम में जो सिद्धांत हम सही मान के पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल करके उसमें कुछ गलती निकल आए, कुछ नए जानकारियों का संदर्भ खुले और उसको बदलना पड़ जाए। तो इसीलिए तो कहते हैं कि विज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान टेंटेटिव होता है, भविष्यगामी होता है, अंतिम ज्ञान नहीं है, वो अनंतिम है। दिस इज नॉट द अल्टीमेट, है ना। बदलाव संभव है, ओपन है, कोई ऐसे नहीं बदल देगा। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टेप्स के बाद साइंटिफिक थियरी बनता है, लेकिन तब भी बदलाव पॉसिबल है ना। ओके, तो चौथा पॉइंट कि बदलाव हो सकता है, इसको गलत साबित किया जा सकता है, प्रमाण के साथ कोई भी कर सकता है ना। हालांकि ये कहना आसान है, लेकिन स्थापित सत्य को, थियरी को गलत साबित करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, जो कि हो सकता है ना। पांचवा, वैज्ञानिक सिद्धांत आगे बहस और संशोधन के लिए खुला। ये चौथे से ही रिलेटेड है। यस,
Scientific theories are open to further debates and modifications, and whenever required, some sort of modification could be done. होता है. Scientific theories are मतलब ये खुला है. ये चौथे पॉइंट का ही विस्तारित रूप है. उचित एविडेंस के साथ, उचित लॉजिक के साथ आप एग्जिस्टिंग सत्य को, जो अभी के लिए सत्य है, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. तभी तो ये टेंटेटिव है. तो ये पांचवा फैक्टर हो गया. तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि 4-5 फीचर है साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के, मतलब साइंटिफिक थ्योरी के कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स है. ये पर्पस से संबंधित है, एविडेंस की बात करता है, किसी भी घटनाओं की पूरी व्याख्या करता है, क्यों, कैसे, किस तरीके से सिस्टम काम करता है, और वो भी एविडेंस के साथ. ये सिर्फ रैंडम गैस नहीं है. इसके अलावा ये कोई इसे गलत साबित कर सकता है साइंटिफिक थ्योरी को, और यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये ओपन है, डिबेट के लिए ओपन होता है. इसमें मॉडिफिकेशन भी संभव है, रिजिड नहीं है. ठीक है, थ्योरी रिजिड नहीं है. ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं. ये सारे फीचर है जो आपको ध्यान रखना. अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ दूं इसी आधार पर, जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक नियमों के बारे में सही है. अब देखो यहाँ पे सिद्धांत की बात नहीं हो रही है. क्या बात हो रही है? अभी थोड़ा थोड़ा मैंने इसके ऊपर बताया भी है. साइंटिफिक लॉ की बात हो रही है, ना कि थ्योरी. अभी एक होता है थ्योरी, थ्योरी के फीचर हमने देखा, और दूसरा है नियम. तो यहां नियम की बात हो रही है, सिद्धांत की बात नहीं हो रही है. ठीक है, पहली बात, आपको इस 4 विकल्प में से देखना है कि गलत कितने हैं और सही कितने हैं, क्योंकि सही एक ही है. ऑप्शन कह रहे हैं कि कौन सा सही है, दैट मीन्स एक ही सही है, बाकी सब गलत होगा. तो पहला क्या लिखा है कि वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करता है. दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फेनोमेना. गर्मी लग रही है, लॉ क्या कहता है, अगर गर्मी लग रही है तो सूरज की किरणें होगी, है ना, सूरज की किरणों में एनर्जी होगी. ये रिलेशन बता रहे गर्मी और किरणों के बीच में, है ना. लेकिन क्यों, एक्सप्लेनेशन लॉ नहीं बताता है. ये तो संबंध बता देता है. अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य सूरज का उगना और गर्मी लगना, है ना, ठंडा होना और पानी का जमना, इनके बीच जो संबंध है, ठंडे होने और पानी के जमने के बीच जो संबंध है, इसकी व्याख्या करता है. ये नियम है एक तरीके से. ऑब्वियसली ये ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट के बाद ही निष्कर्ष, ये नियम बनते हैं. लेकिन थियरी नियम से मतलब संबंध से आगे एक्सप्लेनेशन की बात करता है, तर्क की बात करता है, रीजन की बात करता है. तो ये जो लिखा है ना कि ये वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनता है. अब देखो, हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के बाद ही तो लॉ है, उसके बाद जो है ना थियरी है. दोनों का अलग अलग पर्पस है. लॉ रिलेशनशिप को बताता है, लेकिन थियरी पूरा विवेचन करता है, लॉजिक, पीछे के कारण, क्यों, कैसे, इसकी व्याख्या करता है. तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि थियरी से लॉ बनता है. दोनों एक इंडिविजुअल चीज है. और ये जो लिखा हुआ है ना, ये गलत है, ये गलत लिखा हुआ है. पहला तो सही लग रहा है अभी. अब नियम हो या सिद्धांत हो, दोनों को चुनौती दी जा सकती है. ये अभी हमने देखा ना, ये ओपन होता है. नियम की भी बात करें, सिद्धांत की भी बात. ये जो लिखा ना कि नहीं दी जा सकती, गलत है, दी जा सकती चुनौती. वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क देते हैं, विवेचना देते हैं, व्याख्या देते हैं. ये तो सिद्धांत की बात है. लॉ ऐसा करता है, सिद्धांत करते हैं ये काम, तो सिद्धांत की बात तो हो ही नहीं रही है. तो ये तीनों गलत साबित हो गया ना, कि ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, और ये प्रोवाइड रीजनिंग फॉर द फिजिकल फिनोमेना नहीं, ये रिलेशन को बताता है. लॉजिक, रीजन, थ्योरी के पर्पस में ये आते हैं, है ना. तो इस हिसाब से ये गलत है, ये सही है, बाकी 3 गलत है. तो हम कह सकते हैं कि वे अवलोकन योग्य घटनाओं के बीच अगर संबंधों का वर्णन करता है तो सत्य है. वैज्ञानिक नियम प्रकृति में देखे गए लगातार संबंधों या पैटर्न का वर्णन करता है ना. ये वैज्ञानिक सिद्धांत से बनते हैं, ये गलत बात है, असत्य है, क्योंकि नियम और सिद्धांत अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करता है. बेसिकली नियम और सिद्धांत में यही तो अंतर है जो आपको थोड़ा समझना भी है. नियम बताता है कि क्या होता है, अगर ठंडी है, ठंडा है, तो पानी बर्फ बन जाएगा, या कोई भी लिक्विड लो टेम्परेचर पे फ्रीज हो सकता है. ये ऐसा होता है, ये नियम है. लेकिन क्यों होता है, ये सिद्धांत बताता है. ये इससे थोड़ा आगे बढ़ जाता है नियम से. ये व्याख्या की बात करता है, लॉजिक की बात करता है.
तो बहुत बुनियादी फर्क दोनों में यही है, ये याद रखिएगा। व्हाट वी कैन से दैट लॉ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस व्हाइल थियरीज एक्सप्लेन व्हाई। तो लॉ व्हाट की बात करता है और थियरीज व्हाई की बात करता है। क्या की बात करेगा, क्या होता है वो नियम, और क्यों, जिसमें पूरा लॉजिक तर्क विवेचन आ जाता है, वो थियरी की बात है ना। चुनौती नहीं दी जा सकती, गलत है, चुनौती तो दी जा सकती है, गलत भी साबित किए जा सकते हैं, थ्योरी के लिए भी चुनौती है। वैज्ञानिक नियम संबंधों का वर्णन करता है, लेकिन उनके पीछे तर्क की व्याख्या सिद्धांत करता है, ना कि नियम करता है। तो लॉ और थियरी में बुनियादी फर्क मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। क्या की बात ये करेगा, क्यों की बात ये करेगा, संबंधों का वर्णन ये करेगा, व्याख्या ये करेगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल एक पॉइंट हमने ये देख लिया। थोड़ा और आगे आ जाते हैं। जब हमने साइंटिफिक मेथड की शुरुआत की थी, साइंटिफिक मेथड को हमने पढ़ने का शुरू किया था, तो सबसे पहला ही शब्द हमारे सामने आता था ऑब्जर्वेशन। क्योंकि इस कहानी की शुरुआत, सिद्धांत तक पहुंचने की इस कहानी की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होती है। आप कोई चीज, आपका सेंस, जो आपके सेंस ऑर्गन है, वो होता हुआ वो घटना महसूस करता है, तभी तो आप उसके पीछे के कारण को जानना शुरू करते हो। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, जैसे आप किसी गाड़ी को रोड पे चलते हुए देख रहे हो, ये डायरेक्टली आपकी आंखें उसको देख रहा है, सेंस कर रहा है, दैट इज ऑब्जर्वेशन। फल पेड़ से नीचे गिर रहा है, वो आप देख पा रहे हो, ऑब्जर्वेशन, है ना। अगर लोहे को गर्म कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ये मोमबत्ती है, लोहे पे मोमबत्ती डाला है, मोम लगा दिया, और आप इसको यहां गर्म करो, लेकिन ये पिघल पिघल के नीचे गिरा, ये ऑब्जर्वेशन है। पत्थर को पानी में फेंका, पत्थर पानी में डूब गया, ये सब ऑब्जर्वेशन है। आपको किसी चीज की गंध लग रही है, क्लियरली आप अनुभव कर रहे हो उस चीज को, वो ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्यों वो गंध लग रही है, सड़े गले पदार्थों के कारण गंध लग रही है, तो ये निष्कर्ष है, ठीक है। अगर दो फ्लैप है, जैसे मान लीजिए ये दो पट्टी है, और ये दो पट्टी एक दूसरे को दूर फेंक रहा है, ऐसे हो रहा है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्यों हो रहा है, मान लीजिए इस पे भी प्लस चार्ज और इस पे भी प्लस चार्ज, या दोनों पे नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज आ गया, और सेम चार्ज के कारण रिपल्सन होता है, और आप ये कह रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे को दूर इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, तो ये निष्कर्ष बता रहे हो। ऐसे जाना ऑब्जर्वेशन है, दिख रहा है आपको, लेकिन क्यों, चार्ज के कारण, तो निष्कर्ष है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर फेंक रहे हो, ये ऑब्जर्वेशन है, या अट्रैक्ट कर रहा है, वो दिख रहा है आपको, ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्यों, अगर आप जानते हो तो निष्कर्ष है। गाड़ी रोड पे चल रही है, ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि फ्यूल खत्म हो गया, अब गाड़ी रुक गई, चलना और रुकना दोनों ऑब्जर्वेशन है। लेकिन रुकने का कारण अगर आप निकाल रहे हो, खोज रहे हो कि ईंधन खराब हो गया, ईंधन खत्म हो गया, इंजन खराब हो गया, तो वो एक तरीके का निष्कर्ष है। तो ऑब्जर्वेशन वर्सेस निष्कर्ष तो यही है ना। कोई चीज पानी में तैर रही है, तैरती हुई चीज का कॉन्सेप्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम जानते हैं कि जो चीज लेस डेंसिटी की होती है, जैसे लकड़ी है, पानी के ऊपर तैर रहा है, तो उसका घनत्व तो पानी से कम है, इसलिए वो तैर रहा है, ये निष्कर्ष है। तैरता हुआ दिख रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जर्वेशन है। लेकिन तैरने के कारण को अगर आप जानते हैं कि तैरने वाली बॉडी की डेंसिटी कम है और पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तो वो एक निष्कर्ष है एक तरीके से। तो इस तरीके से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीजें हम अपने सेंस के जरिए अनुभव करते हैं, चाहे किसी घटना को होते हुए देखना, बारिश का बरसते हुए देखना, पानी का बर्फ बनते हुए देखना, रोड पे गाड़ियों का चलना, सब हमारे लिए ऑब्जर्वेशन है ना। जो चीज आप देख लो क्लियरली, वो ऑब्जर्वेशन ही ना। और उसके पीछे का लॉजिक अगर आप जानते हो, तो वो एक तरीके से निष्कर्ष है। अवलोकन इंद्रियों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने का काम है। ऑब्जर्वेशन इज द एक्ट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंसेस। जैसे किसी चीज को देखना सबसे कॉमन एग्जांपल है, लेकिन सुनना ये भी ऑब्जर्वेशन है। टच करना, छूना कि सॉफ्ट है या क्या है, सूंघना, चखना, ये देख रहे हो, 1 2 3 4 5 सेंस ऑर्गन आपका काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखने में आंख, सुनने में कान, ये सेंस ऑर्गन है ना। छूने में स्किन, सूंघना नाक, जीभ, ये सब सेंस, पांचों सेंस ऑर्गन आपको जो सूचना देता है वो ऑब्जर्वेशन है, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल तो देखने वाला ही है। लेकिन अनुमान, अनुमान मतलब
निष्कर्ष की बात हो रही है, इन्फरेंस की बात हो रही है। इन्फरेंस को ना हिंदी में कई बार अनुमान लिख देते हैं, मैं निष्कर्ष बोलूंगा। तो जहां अनुमान लिखा है ना, निष्कर्ष उपलब्ध एविडेंस और ऑब्जर्वेशन से निष्कर्ष निकालने की एक प्रक्रिया है। इन्फरेंस इज समथिंग टू गेट द कंक्लूजन व्हाई दिस इज हैपनिंग, है ना। दूसरे शब्दों में, अगर ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, जानकारी एकत्र करना है जो कि सेंस ऑर्गन से होता है, तो अनुमान या इन्फरेंस उस जानकारी की व्याख्या है कि क्यों हो रहा है, क्यों डूब रहा है कोई चीज और क्यों तैर रहा है, वो इन्फरेंस से संबंधित है। तो यही बात यहां पे लिखा है, इन अदर वर्ड्स ऑब्जर्वेशन इज द गैदरिंग of information with the help of sense organ, while inference is the interpretation of that information. That is why this is happening. क्यों पत्ती बाहर दूर जा रही है, क्यों मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, उसकी व्याख्या का संदर्भ इन्फरेंस है। तो अवलोकन वो चीज है जिसे सीधे तौर पर आप देख पा रहे हो, मापते हो, और इन्फरेंस क्या है, निष्कर्ष जैसी चीज है, उसके पीछे के कारण को बताता है। तो इतना काफी है ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस के कॉन्सेप्ट के लिए। कुछ और पॉइंट इसका मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आप इसी आधार पर दे सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ और एग्जाम्पल, कुछ तो मैंने बोला है, कुछ और एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करके बता देता हूं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये मेटल रोड है, धातु की छड़ है, ये गुड कंडक्टर है, ये हमें पहले से पता है। अच्छा, ये भी एक निष्कर्ष है कि मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऊष्मा को प्रवाहित होते हुए आप ऐसे सेंस नहीं करते हो, देखते नहीं हो, है ना। तो बेसिकली ये गुड कंडक्टर निष्कर्ष टाइप का है ना। खैर, अगर आप यहाँ पे मोम के टुकड़े को यहाँ लगा देते हो और यहाँ गर्म करते हो और ये टुकड़ा पिघल के यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो ये एक तरीके से इसका नीचे गिरना ऑब्जर्वेशन है, क्लियरली आप देख रहे हो। और क्यों गिर रहा है, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसके कारण, कंडक्शन के कारण, तो ये एक प्रकार का निष्कर्ष है। एग्जाम्पल 1। ऐसे और भी हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। उस आधार पर आप, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक लाल रंग की वस्तु है और किसी वजह से वो काली हो जाती है, वो क्लियरली आपको दिख रहा है, वो ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्यों हो रही है, वो निष्कर्ष का केस है। अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ये, बहुत लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन दिलचस्प सवाल ये है कि जो चीज अगर हमें मान लो दिखाई देती है, दिखाई देने वाली चीज को तो ऑब्जर्वेशन ही कहते हैं ना, तो क्या इसमें भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है? ऑब्जर्वेशन के प्रति लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है, या आप कहेंगे नहीं ये तो साइंटिफिक चीज है, ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन, इसमें बायसनेस तो हो ही नहीं सकती, निष्पक्ष चीजें होती है। देखो, इसका जवाब है कि अलग अलग दृष्टिकोण तो होता है ऑब्जर्वेशन के प्रति, इसलिए अनबाइस्ड ऑब्जर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन कुड बी बाइस्ड। किसी व्यक्ति के लिए सूरज का उगना इंटेंस रोशनी के बिखेरने का एक एग्जाम्पल हो सकता है, और कोई कहेगा नहीं अभी तो इतनी रोशनी नहीं आ रही है। सूरज उग रहा है, उससे रोशनी आ रही है, एक व्यक्ति कह रहा है सूरज के कारण रोशनी आ रही है, और दूसरा कहेगा नहीं अपने आप है। अब ये गलत सही की बात नहीं हो रही है, लेकिन दो नजरिया हो गया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये वाला केस कहता हूं, आप एक्चुअली में ये देखो, इस एक लड़की है, ये सीता है, मान लेते सीता है, और ये एक्चुअली में इसका नाम मैं कुछ ले लेता हूं, राजेश। राजेश काफी मतलब मेच्योर व्यक्ति है, 35-40 साल का है, 6 फीट इसकी लंबाई है। सीता एक 14-15 साल की टीनेज की बच्ची है, ऐसे मान लेते हैं 15 साल की है, ठीक है। और ये टिंकू है ना, छोटा बच्चा, ये 5-6 साल का है। अब ये एक घटना है, एक व्यक्ति राजेश इस सीता को देख रहा है और टिंकू भी देख रहा है। तो ये जो इस बच्ची को देखा जा रहा है ना, ये ऑब्जर्वेशन है। मैं अगर इस बच्ची को देख रहा हूं, मेरे लिए ऑब्जर्व, क्योंकि हाइट उसकी दिख रही है मुझे, या और भी जो सिस्टम है पूरा दिख रहा है, हाइट की अभी फिलहाल बात करें। राजेश के लिए ये बच्ची, अगर इसके पर्सपेक्टिव से सोचोगे ना, तो इसकी हाइट कम है, क्योंकि राजेश खुद 6 फीट का है और ये तो अभी 15 साल की 14 साल की बच्ची है, तो 5.5 फीट की है। आगे थोड़ी बढ़ जाए अलग बात है, लेकिन उसके लिए, या फिर मान लो 5 फीट की है, तो ये हाइट इसकी छोटी है।
राजेश के लिए। इसका पर्सपेक्टिव यही कहता है। लेकिन ये बच्चा टिंकू जो खुद इतना छोटा है, उसके लिए तो ये दीदी जैसा है, बड़ी है, बड़ी है। तो अब इसी घटना, इसको मैं घटना मान रहा हूं, इसी घटना के लिए राजेश का पर्सपेक्टिव और इसी घटना के लिए टिंकू का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो गया ना। अब यहां पे बायसनेस आ सकता है। अगर राजेश किसी को इस सीता के बारे में बताए तो कह सकता है अरे सीता तो कम हाइट की है, क्योंकि ये खुद काफी लंबा है। लेकिन ये बच्चा किसी को बोले तो ये कहेगा नहीं सीता तो बहुत लंबी है, मेरे से बहुत बड़ी है। आप देख रहे हो, तो इसको कहते हैं बायसनेस। तो आप 100% ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव ही होता है, पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। ये कह रहा है कि ये छोटी है और ये कह रहा नहीं ये तो बड़ी लंबी है। सो दैट इज द केस। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि ऑब्जर्वेशन अनबाइज्ड होता है। ऑब्जर्वेशन पे पर्सपेक्टिव हावी हो सकता है, इट डिपेंड्स। इसीलिए यहां से इस तरीके का प्रश्न जब आता है ना, तो ये तथ्य थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। यही बात यहां पे लिखी है कि एक ही घटना को देख सकते हो, उसे पूरी तरीके से लोग अलग अलग दृष्टिकोण रख सकते हैं, यहां तक कि बुनियादी तथ्यों पर भी असहमति हो सकती है। इसलिए ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण प्राकृतिक घटनाओं के बारे में निष्पक्ष सत्य देने में सक्षम नहीं है। इस पे इंसान का अपना, इंसान का पर्सपेक्टिव हावी हो सकता है, निष्पक्ष सत्य देने में सक्षम नहीं है। ये बात आप सीधे सीधे समझ लीजिए। एक बच्ची किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हाइट में छोटी है तो किसी बच्चे के लिए हाइट में बड़ी है, ऐसे दूसरी चीजों के संदर्भ में भी हो सकता है। कुछ लोग कहेगा कि सूरज का उगना उसके लिए अच्छा है क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। कुछ लोग कहेगा नहीं अच्छा नहीं है, गर्मी बहुत लगती है ना। तो दोनों पे पर्सपेक्टिव हावी हो गया ना। अब सत्य क्या है, गलत असत्य क्या है वो छोड़ो, लेकिन यहां ऑब्जर्वेशन में तो अंतर हो गया ना, बुनियादी असहमति हो गई ना। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब ऑब्जर्वेशन की भी हमने बात कर ली और इसका एक खास फीचर जो हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन ऑलवेज आपको जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। तो निष्पक्षता की बात हमेशा नहीं करता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको और ज्यादा इसके पैटर्न को डिकोड कर रहा हूं। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने है प्रश्न के रूप में कि एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर, एल्यूमिनियम मेटल है और ये समतल पट्टी है और इस पर मोम के कुछ टुकड़े लगभग समान दूरी पर जम गए हैं, मोम के टुकड़े, ठीक है। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के क्लैंप के साथ लगा दो, ऐसे लगा दिया, और दूसरे सिरे को मान लो यहां से आप गर्म करो, मोमबत्ती से गर्म करो। तो अब ये ऐसा आप कर रहे हो, ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है, दिस इज द कंडीशन। ऐसा है, इसको लगा दिया आपने और मोम ऐसे समान डिस्टेंस पे, और यहां से आप इस छोर से गर्म करना शुरू करो, मान लो। अब यहां दो घटनाएं बताई गई है। एक, लॉ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं, ये भी गिरने लगता है, ये भी गिरने लगता है, ये भी गिरने लगता है। तो ये गिरता हुआ मोम आपको दिख जाएगा, इसको सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आपसे यही पूछा जाएगा कि ऑब्जर्वेशन कौन सा है, इन्फरेंस कौन सा है, क्या दोनों ऑब्जर्वेशन है, दोनों इन्फरेंस है, तो ये तो ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, एल्यूमिनियम की पट्टी गर्मी को लॉ के निकटतम सिरे से, यानी यहां से आगे की तरफ स्थानांतरित कर देता है विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन प्रोसेस। ये दोनों सत्य है, सत्य असत्य की बात ही नहीं हो रही है। अब आपको बताना है कि इसमें से ऑब्जर्वेशन कौन सा है, इन्फरेंस कौन सा है। क्लियरली पहला तो ऑब्जर्वेशन है, तो ये तो कट जाएगा। अगर पहला ऑब्जर्वेशन है तो निष्कर्ष की बात हम कर ही नहीं सकते कि ए और बी दोनों निष्कर्ष है। हाँ, बी वाला सही लग रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन और बी निष्कर्ष है, ठीक है। बी क्योंकि इसके कारण मोमबत्ती गिर रहा है तो निष्कर्ष की तरह लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन ए निष्कर्ष नहीं है तो ये वाला आंसर भी कट जाएगा। ए ऑब्जर्वेशन है पक्का। अभी जो चीज हमें पता है उसके ऊपर मैं स्ट्रिक्ट रह रहा हूं और उसके हिसाब से आंसर तक पहुंच रहा हूं। और फिर ये जो लिखना है कि ये ए और बी दोनों ही ऑब्जर्वेशन है। ए ऑब्जर्वेशन है, ये बात ठीक है, और ए ऑब्जर्वेशन इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन बी क्या है, बी एक्चुअली में निष्कर्ष है। तो इसका आंसर, क्योंकि इसके पीछे की घटनाओं को बताता है, लॉजिक को बताता है, इन्फ्रेंस की कैटेगरी में इसको देखा जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक और प्रश्न है, इसको भी देखो आप।
और इसको समझ करके इसका सही आंसर आप ट्राई करने का प्रयास करो कि क्या हो सकता है। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑब्जर्विंग इन साइंस। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है ये भी हमने एग्जाम्पल के साथ देखा और इसका एक खास फीचर भी हमने देखा। तो ऑब्जर्वेशन की जब परिभाषा को हम लोग पढ़ रहे थे उसमें पांचों सेंस ऑर्गन का जिक्र किया गया था, इसमें देखना, चखना, छूना, सुनना, सूंघना सम्मिलित है। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सत्य है, आपको तो असत्य चुनना है। वह ये बताने पर केंद्रित करता है कि क्या है, क्या मतलब क्या जो आपको दिख रहा है या क्या हो रहा है, ये बात ठीक है, ये भी सत्य है। यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाइयां देती है, मुझे इसी शब्द से आपत्ति है क्योंकि अनबाइस्डनेस हो ही नहीं सकती, ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, तो ये गलत है। बाकी ये सब सही है, तो जो सही है उसको काट दिया, जो झूठ लिखा हुआ है अभी हमने देखा है इसके फीचर में, तो वो हमने पहचान लिया, तो सी इसका झूठ है। ठीक है, वो वाला केस भी हमने देख लिया। अब एक और एग्जांपल देखो, ये इलेक्ट्रोस्कोप, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप जानते हो आप। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा सिंपल डिवाइस है जो किसी वस्तु के बारे में बताता है कि ये चार्ज्ड है या नहीं है। जैसे ये बॉडी अगर मान लो चार्ज्ड है, इसके ऊपर कोई चार्ज है, सपोज माइनस चार्ज आ गया। अब जब आप इस मेटल तार के साथ इसको इसके पास लाते हो ना, तो इसका चार्ज यहां से ट्रांसफर होकर के ऐसे आगे बढ़ने लगता है, और ये जो मेटल की पत्ती होती है ना, ये चार्ज यहां तक ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस पहुंच जाएगा। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, जैसे ये पहुंचेगा रिजल्ट आपको ऐसे दिखेगा। तो इसके पास एक रॉड को लाया जा रहा है, जैसे ही रॉड को लाया जा रहा है क्या हो रहा है, ये पत्ती दूर भाग रही है। ये बता रहा है, इसका दूर भागना है बता रहा है कि ये जो बॉडी यहाँ पे आ रही है ना, इसमें कोई चार्ज है। तो आप ऐसे करके ला रहे हो और ये पत्ती ऐसे भाग रही है, दैट मीन्स चार्ज है। अगर नहीं हो रहा है, पत्ती वहीं का वहीं है, तो आप कहेंगे ये चार्ज नहीं। अब हो सकता है इसमें प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज, जो भी चार्ज हो, ये यहां से यहां पहुंचा और दोनों पत्तियों पर सेम चार्ज पहुंच गया, इसलिए ये दूर भाग गया। ऑल दो इसको दूर भागते हुए आप देख रहे हो, ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्यों दूर भाग रहा है वो आप नहीं देख पा रहे। वो चार्ज की वजह से हो सकता है, दोनों पे सेम चार्ज आए तो इसलिए दूर भाग रहा है, दोनों पे प्लस चार्ज आए तो भी दूर, माइनस चार्ज आए तो भी दूर। तो ये तो सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है। तो पत्ती का दूर हटना ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्यों हट रहा है अगर इसकी बात करेंगे तो ये निष्कर्ष ही होगा ना। अब इससे भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, पूछे गए, जैसे देखो लेख को पढ़ना आपको बोला जा रहा है कि लेख है कि जब ऋणात्मक रूप से आवेशित रॉड को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये रॉड है, इस रॉड को अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास आप ला रहे हो, ठीक है ना, ये अनचार्ज था, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल को ला रहे हो तो इसका चार्ज इधर ट्रांसफर होने लगेगा, जिसका रिजल्ट आपको इस रूप में दिखेगा। तो अब ये प्रश्न में लिखा भी है कि जब आप ऋणात्मक रूप से आवेशित रॉड को इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाते हैं ना, तो उसकी पत्तियां दूर जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी, होती है, एक घटना होती है। दोनों विद्युतदर्शी की पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी, ये भी सही है, लेकिन आपको ये बताना है कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है और निष्कर्ष क्या है। और तीसरा है कि ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियां एक दूसरे से दूर चली जाती है। A negatively charged rod is brought near the uncharged electroscope, then three events is happening. One you can easily see, ये वाला, बट क्या इसको आप देख सकते हो? Both the electroscope leaves acquire similar charge. चार्ज को किसने देखा है? नहीं, लेकिन फिर भी उसके आधार पर व्याख्या तो कर सकते हो। ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इन तीनों में से आपको यही बताना है कि बताओ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, निष्कर्ष कौन सा है। तो पहला तो ऑब्जर्वेशन है, ए इज एन ऑब्जर्वेशन, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ये काट देते हैं, डी ऑप्शन काट देते हैं, क्योंकि ए बी सी इन्फ्रेंस, मतलब ए को इन्फ्रेंस बोला जा रहा है, जो कि सही नहीं है। तो ये वाला ऑब्जर्वेशन है डन, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि इन्फ्रेंस है, और इवन ये भी इन्फ्रेंस है क्योंकि ये इस घटना के पीछे के व्याख्या को संदर्भित करता है। तो आप कह सकते हैं कि ए ऑब्जर्वेशन और बी सी इन्फ्रेंस है, पहला ऑप्शन है। तो ये दोनों नतीजा है, ये ऑब्जर्वेशन है जो आपको दिख रहा है।
तो दैट इज द केस, डन। ओके, और प्रश्न देखो, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या ये निष्कर्ष है या ऑब्जर्वेशन है? ये एक तरीके से निष्कर्ष है, इन्फरेंस है, आपने ये बता दिया कि ऐसा है। ठीक है, वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी तो एक तरीके से जानकारी छोड़ रहे हो कि ऐसा होता है। फैलते हुए वायु को किसने देखा? ये इन्फ्लुएंस है, ये भी इन्फ्लुएंस है। कुछ होते हुए देख रहे हो क्या इसमें? आगे देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करने पर चूना पानी मिल्की हो जाता है, ये हमने देखा है, एक्सपेरिमेंट में भी देखा है। ये तो ऑब्जर्वेशन है मेरे लिए, क्योंकि ये दिखता है, ये दोनों नहीं दिखता है। इनडायरेक्ट एविडेंस से आप इसका पता लगा सकते हो, दोनों पे पत्तियों पे सेम चार्ज आ गया, ये थोड़ी दिखता है। पत्तियों का फैलना दिखता है, इधर दूर भागना दिखता है। तो ये भी निष्कर्ष है, ये भी, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, ये भी रिएक्शन है, ये भी एक तरीके से इन्फेरेंसी है। अब सवाल यह है कि इन चारों घटनाओं का जिक्र यहाँ पे किया गया और ऑब्जर्वेशन के लिए ओ शब्द का प्रयोग किया गया है और इन्फ्लुएंस के लिए आई, तो सही कौन सा है? 1 2 3 4। तो भैया सी जो है ना, ये पक्का है, ऑब्जर्वेशन है, और बाकी ए बी और डी इन्फ्लुएंस है। तो पहला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है कि ओ जो है ना ऑब्जर्वेशन में, सी भी आएगा डी भी आएगा। सी तो है ऑब्जर्वेशन लेकिन डी नहीं है, तो ये काट दो। दूसरा में क्या है कि ये बी को ऑब्जर्वेशन बोला जा रहा है, जो कि नहीं है। और तीसरा में है कि ऑब्जर्वेशन सी है और बाकी सब इन्फ्रेंस है। बिल्कुल, मैं चौथा पढ़ूंगा ही नहीं। तो ये जानकारी मिल गई। फिर आगे देखो, एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है, ये तो निष्कर्ष ही है ना, इन्फ्रेंस ही है ना। सोचो, सदृश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब लाइक चार्ज प्लस प्लस एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, ठीक बात है। और अब अनलाइक पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, इसमें भी निष्कर्ष ही बताया जा रहा है। ये क्या बोला जा रहा है कि प्लस प्लस दूर फेंकते हैं और माइनस माइनस दूर फेंकते हैं और प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों निष्कर्ष ही है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए भी निष्कर्ष और बी भी निष्कर्ष। ये भी एक केस है। विज्ञान में निष्कर्ष निकालने का मतलब क्या, इन्फरेंस क्या है, इन्फरेंस क्या होता है, तो आप खुद ही सोच लो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। भौतिक जगत के कुछ पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या करने के लिए इंद्रियों का सक्रिय उपयोग करना या फिर तर्क संगत अवलोकनों के लिए स्पष्टीकरण देना। इंद्रियों का उपयोग करना, जानकारी इकट्ठा करना ऑब्जर्वेशन से लिंक है, लेकिन उसके पीछे की स्पष्टीकरण का संबंध सीधे सीधे इन्फ्रेंस से। बाकी सब ऐसे ही है। ये मुझे सही जानकारी मिल गई तो मिल गई। ये कुछ ऐसे टर्म है जिसके आधार पर आप इससे संबंधित सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं कि सारे पहलुओं को आपने समझ लिया होगा। अभी कुछ और पॉइंट है पेडागोजी में, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल एग्जाम्पल्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ज्यादा एक्टिवनेस के साथ आप चीजों को समझोगे तो पैडागोजिकल क्वेश्चंस को भी आप आसानी से हल कर ले जाओगे। बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है और थोड़ा एक्टिव होकर के सोचना है, लॉजिक लगाना है। ठीक है ना? बाकी आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।